दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और वो रिक्वेस्ट आज फिर मैं कर रहा हूं। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि जिनका नाम आपने बार बार लिखा वो आज हमारे मेहमान हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं और अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे ही एक बड़े ट्रेनर आज हमारे बीच में हैं। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। बड़ौदा गुजरात से हमारे बीच में हैं चेतन चावड़ा जी। चेतन सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं खुशनसीब मानता हूं सर कि आज मुझे इस चैनल पे लोगों से रूबरू होने का एक मौका मिला है। कई सारे लोग मुझे भी कई बार पूछते थे कि सर आप कब आएंगे सर वत्स जी के साथ। तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सर। और मैं सारे व्यूअर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, उम्मीद की है, और जिन्होंने मेरा नाम भी सजेस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्वेश्चन से पहले मैं कमेंट्स कम कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूं जो लोगों ने आपके बारे में लिखा है। जी, जॉब क्रिएटर ने लिखा है, रियली ग्रेट एंड जेन्युइन ट्रेनर, लव यू सर। गणेश बबली ने लिखा है, इंडियाज़ वन एंड ओनली प्रैक्टिकल गुरु। मोहम्मद जुबैर अंसारी लिख रहे हैं, वेरी एक्साइटेड टू लिसन वन ऑफ द टॉप ट्रेनर ऑफ इंडिया। अर्जुन ने लिखा है, गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सौरभ कुंडू, ग्रेट लीडरशिप ट्रेनर, मेरे करियर का शुरुआत जिन्होंने करवाया। नरेंद्र कुमार रजक लिखते हैं, जिनसे मिलने का वर्षों से था इंतज़ार और मेरा दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। सुरेश बघेला ने लिखा है, प्रैक्टिकल मास्टर आ रहे हैं। अशोक वर्मा लिखते हैं, नॉलेज व क्लोजिंग के बादशाह। वाहिद ऑफिस लिखते हैं, सुपरमैन कमिंग। सुजीत कुमार ने लिखा है, आपकी वॉइस में जादू है सर। विपिन रॉय लिखे हैं, आ गया नेटवर्क मार्केटिंग का चाणक्य। और प्रकाश जायसवाल ने लिखा है, गुजरात की शान, नेटवर्किंग की जान, नॉलेज की बारिश व मोटिवेशन का घमासान। तो इससे लगता है लोग कितना प्यार करते हैं आपसे। मैं सभी व्यूअर्स को रियली थैंक यू कहना चाहूँगा। और मुझे खुशी है सर कि लोग सीख रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि प्यार तो एक ऐसी चीज़ है ना, हर आदमी चाहता है। तो मुझे बहुत खुशी है सर। मैंने भी आपकी वीडियोस देखे, जब कुछ नाम हमारे सामने आते हैं और रेगुलर आते हैं कि भाई उनको बुलाओ उनको बुलाओ, तो हमारे पास में जनरली सोर्स रहता है यूट्यूब जी। यूट्यूब पे आपके मैंने एक वीडियो देखा, फिर दो देखा। रियली आप बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं चेतन सर। और मैं व्यूवर्स से चाहता हूं कि आप चेतन सर को, जो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके सीरियस हैं तो चेतन सर को आप जरूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपके यूट्यूब चैनल का लिंक हम लोग डालेंगे, तो आप डायरेक्टली सर के चैनल पे जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र और उस सफ़र के कुछ सबक आपसे जानना चाहेंगे। जी सर। बेसिकली सर मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था। मैंने बड़ौदा से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, MS यूनिवर्सिटी से। एंड व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, मुझे हॉस्टल के सामने एक लड़का आके बोलता है कि पैसा कमाना है। अच्छा। हाँ, तो उस टाइप में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर की एक पंचर की दुकान हुआ करती थी। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा था। तो उस टाइम पे कोई ऐसी सोच नहीं थी कि पैसा कमाना है, लेकिन एक सोच थी कि एटलीस्ट मेरा जो खर्चा है, हॉस्टल का खर्चा, फिर कॉलेज का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा, वो मैं अपनी फैमिली के ऊपर ना आने दूँ। ओके। क्योंकि वो एक एज होती है ना सर, घूमने की भी एज होती है, कॉलेज की एज होती है। तो उस टाइम पे बार बार सोचना पड़ता था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो एक ऐसी थिंकिंग थी कि कुछ ऐसा करूं कि एटलीस्ट मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। तो कॉलेज के थर्ड ईयर से ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला था। और एग्ज़ाम के कुछ ही दिन पहले तो मैंने, जिसने मुझे प्लान थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन जब उसने कहा ना कि पैसा कमाना है, तो मैंने मन ही मन तो तय कर ही लिया था कि जो भी है मुझे एक बार करना है इस बिज़नेस को। और एग्ज़ाम के बाद हमने काम करना शुरू किया। उसके बाद तो शुरुआत में स्ट्रगल तो सबको आती है, सीखने में टाइम लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो 7 महीने बाद आई थी सर। अच्छा, आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम शुरू किया 7 महीने बाद पहली ज्वाइनिंग? फर्स्ट ज्वाइनिंग आई थी सर।
तो मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में भी कहता हूँ कि इस बिजनेस में ना जुड़ने के जितने तरीके हैं ना सर, उस रास्ते पे मैं 20-20 बार गया हूँ। तो वो बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ है, आदमी ना से ही सीखता है ना। तो वो बहुत डेप्थ में देखी है सर, खास करके ग्राउंड फील्डिंग की, लोगों को ज्वाइन कराने की। लेकिन जब आपको सारे रास्ते पता चल जाता है कि ये बिजनेस कैसे नहीं होता है, तो फिर वो एक रास्ता ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कैसे होगा। हाँ, इन तरीके से बल्लभ नहीं बन सकता है। हाँ। तो फिर सही रास्ता बाद में मिल ही जाता है। ओके जी, तो उसके बाद बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ और डेफिनेटली अपलाइन से ही सीखा जाता है, नेगेटिव लोगों से सबसे ज़्यादा सीखा जाता है। और कुछ ऐसे बिजनेस चला सर कि मैं बिफोर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, मैं मतलब कॉलेज के 3 साल में बस में कॉलेज जाता था और फाइनल ईयर में 2005 में होंडा सिटी कार लेके कॉलेज जाता था। अच्छा, नेटवर्किंग की वजह से पैसे? नेटवर्किंग की वजह से सर। अच्छा, वाह, वंडरफुल। और मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ कि मैंने एट द एज ऑफ 21 अपने फादर का वो कर्जा उतार दिया। एट द एज ऑफ 23 मैंने 1 करोड़ का माइलस्टोन कंप्लीट किया। और पढ़ाई ख़त्म करने से पहले मैं 80 लाख रुपीस कमा चुका था सर, नेटवर्क मार्केटिंग से। और मेरे बारे में आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने लाइफ में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग किया है। अच्छा जी, मैंने कोई कॉलेज से सीधा डायरेक्ट सेलिंग में? जी, कॉलेज से ही 3rd ईयर से स्टार्ट किया था, फाइनल ईयर के बाद मैंने एज ए करियर ही लिया डायरेक्ट सेलिंग को। और लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया है जॉब के लिए, और दूसरा उस टाइप का कोई बिजनेस करने की भी कोशिश नहीं की है। तो 20 साल की उम्र से नेटवर्क मार्केटिंग, वो कहते हैं ना कि सही बिजनेस सही एज में मिल गया। और इस बिजनेस के साथ आज बहुत खुश हूँ सर मैं। दैट्स ग्रेट। जो आपने बताया सर, पहले 6 महीने आपका कोई ज्वाइनिंग नहीं मिला? 7 महीने सर। 7 महीने, सॉरी। तो उसमें क्या स्किल्स की कमी थी, इस वजह से नहीं आ पाया, और क्या कारण? आप अब जब आप चेक करते होंगे, देखते होंगे, एनालिसिस करते होंगे, तो क्या वजह रही ताकि जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, वो क्या सीखें उससे? देखिए, कुछ गलतियाँ हैं। जैसे मैं सबसे पहले बताऊं कि मुझे जिस पेपर पे प्लान दिखाया था ना, उसी पेपर में मैंने 40 लोगों को प्लान दिखा दिया। अच्छा। और वो भी कुछ ही दिनों के अंदर जब काम करना शुरू किया। तो एक नया जो आदमी होता है ना, उसे कुछ भी नहीं पता होता है, राइट, सिस्टम नहीं पता होता है। पहले तो देखिए, ज़्यादातर लोग जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग जाना नहीं है, और वो टाइम अलग था ना सर, 2004-5 में नेटवर्किंग हर आदमी नहीं जानता था। आज तो हम किसी से भी अगर बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो या तो वो किसी ना किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है या उसके घर में कोई ना कोई है। आज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है और लगभग बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन 2004 में 5 में बिफोर 18 ईयर्स, तो उस टाइप पे लोग मतलब प्लान देखने के बाद ये बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई बिजनेस होता है क्या? वो एक मानना मुश्किल था। तो उस टाइम पे प्लान दिखाना सीखना और वो बिलीफ क्रिएट करना कि हाँ ये एक बिजनेस है, इससे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, वो शुरुआत में नहीं होता है सर। तो जितना अधूरा नॉलेज है उसको बस आगे शेयर करते जाते थे, प्लान दिखाते जाते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है एक सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था ना सर, वो एज का था। ओके। बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट, आई वॉज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। राइट। तो जब भी मैं उम्र में किसी बड़े आदमी को प्लान दिखाने जाता था, तो पहले कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। कई बार तो सर ऐसा हुआ है कि मैंने मान लीजिए कि अपने एक अंकल को प्लान दिखाया, उन्होंने पूरा प्लान देखा, लास्ट में बोलते हाँ हाँ अच्छा है, ठीक है करो। अच्छा, मतलब सुझाव दे रहे हैं कि आप सुझाव दे रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं समझ ही नहीं रहे कि भाई मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराने के लिए प्लान दिखा रहा है। तो एज का भी एक फैक्टर होता है। दूसरा, मैंने शुरुआत की थी तो मैं साइकिल लेके प्लान दिखाने जाता था। ओके। तो जब मैं प्लान दिखाता था कि इस बिजनेस से आपकी गाड़ी आएगी, तो लोग मेरी साइकिल की तरफ देखते थे कि आपकी गाड़ी कहाँ है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से शुरुआत में चैलेंजेस आई, लेकिन मेन चीज़ तो मैं कहूँगा कि नॉलेज की कमी सर। तो अगर जो व्यक्ति अभी आपकी कंडीशन में है, मीन्स जो आपकी पहले कंडीशन थी, वो साइकिल पे जाके प्लान दिखाने जा रहे हैं, उम्र भी कम है, और वो क्या करें ताकि लोग उनको ध्यान से सुने, अंकल ये कहें कि नहीं यार मैंने करना है, हाँ, तो क्या करना चाहिए उनको सर? देखिए, बहुत सिंपल है। साइकिल प्रॉब्लम नहीं थी सर, एज प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो साइकिल और एज जो मेरे माइंड में थी ना, वो प्रॉब्लम था। ओके। जैसे मैं ही फील कर रहा था कि मैं साइकिल लेके गया हूँ, इसके पास तो बाइक है, क्या ये मेरी बात सुनेगा? ये तो बैंक मैनेजर है, इसकी तो 35 ईयर्स की एज है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने लाइफ में कभी कोई पैसा नहीं कमाया, ये मेरी बात कैसे सुनेगा? तो जब ये समझ आई, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि सर 2 लोगों के बीच में लड़ाई होती है। मान लीजिए एक 35 साल का आदमी है और एक 8-9 साल का छोटा बच्चा, तो डर किसको लगेगा? नहीं, बच्चे को लगेगा, बच्चे को ही डर लगेगा। अब बच्चे के हाथ में आप AK-47 दे दो लोडेड, और उसके हाथ में आपने लाठी दे दी, अब डर किसको लगेगा? अब जो बड़ी एज का है उसको लगेगा। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मेरे सामने जो व्यक्ति है, हो सकता है वो 50,000 कमा रहा है, हो सकता है वो बैंक मैनेजर है, हो सकता है वो एज में मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन जो
मेरे पास जो बिजनेस है ना, जो टूल मेरे पास है वो बड़ा पावरफुल है। ओके। मैं भले ही छोटा हूँ, मेरे पास भले ही पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास जो बिजनेस है ये बहुत पावरफुल है। जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना सर, तो फिर ये चीजें दिमाग से निकल जाती है और वहीं से बदलाव शुरू होता है। फिर आप अगले व्यक्ति को बोल सकते हैं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको फायदा हो सकता है, आपकी जिंदगी में एक बदलाव हो सकता है। दैट्स ग्रेट। तो ये एटीट्यूड के साथ जाना पड़ेगा सर। वंडरफुल सर, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा चेतन सर, इसलिए आपको लोग प्रैक्टिकल गुरु मानते हैं। और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मतलब प्योर एजुकेशन की चीज़ें जी, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। और वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इंटरव्यू की। जी, मैं ये मान रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने अपनी लिस्ट बना ली है, जी, कॉन्टैक्ट कर लिया है, अपॉइंटमेंट भी उसको मिल गया है, ओके, प्लान भी दिखा दिया है। अब प्लान दिखाने के बाद में ऑब्जेक्शन आते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ किस प्रकार के ऑब्जेक्शंस आते हैं जर्नली जी। और उनको कैसे हैंडल करें? देखिए, ऑब्जेक्शंस जो है ना सर, वो लगभग 19-20 प्रकार के ऑब्जेक्शन आते हैं। अच्छा। जी सर, जैसे मैं सोच के बताऊंगा। ये सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है ना, कई बार टीचर बोलता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये 10, मतलब अगर 10 लोग नहीं जुड़ते तो 10 में से 4-5 का यही सवाल होता है। और इसका एक दूसरा मतलब होता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। राइट। ठीक है, तो मैं सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा, मैं कल ज्वाइन कर लूंगा, अगले मंगलवार को करूंगा, या सैलरी आएगी तब करूंगा, पहले मैं 2-4 लोग को पूछ लेता हूँ, घर पे पूछना पड़ेगा। मैं तो जुड़ गया लेकिन लोग नहीं जुड़े तो ठीक है, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, मैंने इससे पहले सेलिंग कभी किया नहीं है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, अरे ये तो चेन सिस्टम है, इसमें तो ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं, आपने कितना कमा लिया, पहले आप करोड़पति बनो फिर मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। ये सारे ऑब्जेक्शन है सर। और ये सारी ऑब्जेक्शन के पीछे ना सर साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा। जी सर, सबसे पहले तो देखिए, ऑब्जेक्शन एक अच्छी चीज़ है सर। ऑब्जेक्शन का मतलब है कि द पर्सन इज इंटरेस्टेड। अगर मैं आपको प्लान दिखा रहा हूं, अगर आपको नहीं करना है तो आप हाँ हाँ ठीक है ओके ओके चलिए चलिए करके आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्शन सामने रखते हैं, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ऑब्जेक्शन आपका एक बाधा बना हुआ है ज्वाइन करने में। ओके ओके। सो इट इज जस्ट अ पजल। तो मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्शन जो है वो स्पीड ब्रेकर जैसा है। जैसे मान लीजिए आप कार लेके जा रहे हैं, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा, तो क्या करेंगे? रुक जाएंगे, अब स्पीड कम करेंगे थोड़ा, संभल जाएंगे, रुकेंगे नहीं, संभल जाएंगे। अगर कोई बाइक लेके जा रहा है, स्पीड ब्रेकर आया तो क्या करेगा? वो संभल जाएगा कि भाई यहाँ से गिरना नहीं है, स्पीड को कंट्रोल कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन वही है, हमको सिर्फ संभलना है, रुक नहीं जाना है। ओके ओके। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन है, तो सबका सॉल्यूशन भी अलग अलग है। लेकिन अगर इन कॉमन बात करें सर, तो सबसे पहली चीज़ है कि ऑब्जेक्शन के पीछे हमें एक हिडन मैसेज को समझना है। और ये बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल है सर। जैसे मान लीजिए कि आप मुझे बोलते हैं कि ठीक है सर मैं सोच के बताऊंगा। राइट। मुझे ये नहीं सोचना है कि चलिए प्रोस्पेक्ट कहता है सोच के बताऊंगा। मेरे बैक ऑफ द माइंड ये मैसेज जाना चाहिए कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे ये कहना चाहता है कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बिजनेस, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, आप मेरी डिसीजन लेने में मदद कीजिए। अच्छा, मतलब मैंने अपने आप से बातचीत करनी है। सामने वाले ने कहा कि जी मैं, मतलब कुछ भी बोले वो जी, मैंने ये सोचना है कि भी सामने वाला डिसीजन ले नहीं पा रहा है, मैंने उसकी हेल्प करनी है दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन में, इसमें। अच्छा, पर्टिकुलर इसमें। हाँ, गॉट इट। जैसे सोच के बताऊंगा तो मतलब सोचने के बाद आदमी डिसीजन लेता है ना। हाँ, राइट, गॉट इट। हाँ, जैसे अगर किसी प्रोस्पेक्ट ने कह दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे हिडन मैसेज क्या है उसके पीछे कि मेरा प्रोस्पेक्ट ये कहना चाहता हूँ आई वांट टू जॉइन दिस बिजनेस, बट राइट नाउ आई डोंट हैव मनी, पर मैं अरेंज कर सकता हूँ, आप मुझे थोड़ा विश्वास दिलाइए कि इस बिजनेस के लिए मुझे अरेंज करना चाहिए, तो मैं करने को तैयार हूँ। ये हिडन मैसेज हो गया। जैसे ऑब्जेक्शन है कि भाई मेरे दोस्त ने ही इसी प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की थी, उसका तो कुछ हुआ नहीं, तो हमें ये नहीं पूछना है आपके दोस्त ने कौन सी कंपनी की थी, वो किस कंपनी में था, उसका क्यों नहीं, उसमें नहीं जाना है। राइट। ये सवाल पूछने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन है कि मेरा प्रोस्पेक्ट ये जानना चाहता है कि मेरा दोस्त फेल हो गया तो कहीं मैं तो फेल नहीं हो जाऊंगा। आप मुझे समझा दीजिए कि उसके फेलियर या सक्सेस से मेरी सक्सेस डिपेंडेंट नहीं है। ये हिडन मैसेज है। राइट राइट राइट। जैसे एक और ऑब्जेक्शन हो गया कि भाई मैं जैसे कि बोलता है ना मैं आपकी तरह बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, तो हम सोचते हैं अरे यार ये बोल नहीं पाएगा तो इसको कैसे बोलेंगे, हाँ ये तो बोलने का ही बिजनेस है। लेकिन हिडन मैसेज क्या है कि देखिए मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक दुविधा है, मैं बोल नहीं पाता हूं, क्या इस बिजनेस को इसके बावजूद भी मैं कर सकता हूं?
तो फिर मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि मुझे आपको क्या बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्शन के पीछे की साइकोलॉजी समझनी है सर। That's ठीक great, है। that's और दूसरी बात है सर कि जब आप साइकोलॉजी समझते हैं, देखिए सबसे पहला रूल क्या है सर, द फर्स्ट रूल इज ऑलवेज एक्सपेक्ट द ऑब्जेक्शन। अच्छा, ओके। विदाउट ऑब्जेक्शन यू कैन नॉट ज्वाइन एनीवन। ऑब्जेक्शन वो ताला है जिसको खोल के ही आप समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्शन से भागना नहीं। ऑब्जेक्शन तो ये जो 19-20 हमने बताया, उसके अलावा भी 2-4 हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा। और अगर ऑब्जेक्शन आया तो वहां से फिर क्लोजिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें हम यूँ समझे सर, हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मैसेज है जी, उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा जी। कि भाई वो मैसेज क्या है। Exactly. आप जैसे ट्रेनर्स को सुनना पड़ेगा, ट्रेनिंग अटेंड करके हम लोग उस चीज़ को सीख सकते हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन पॉलिसी हो सकती है, कुछ तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूं सर कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, अगर हम वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं ना, जैसे हम सब जानते हैं कि ये 50 साल का अचीवमेंट 5 साल में करने का बिजनेस है, राइट। तो उसके लिए हमें ना ये बेसिक चीज़ों में तो मास्टर बनना पड़ेगा सर। जैसे ये 20 ऑब्जेक्शन है ना, तो आपके पास ये 20 के 20 ऑब्जेक्शन का एक मास्टर आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक आदमी ड्राइविंग सीख रहा है, तो उसको क्लच, ब्रेक, लीवर, गियर, जजमेंट, ये 5 चीजें सीखनी पड़ेगी। फिर मैंने बोला सर क्लच ठीक है, ब्रेक ठीक है, लीवर ठीक है, जजमेंट में थोड़ा डाउट है, तो भाई आज तो किसी को मारेगा, आज किसी को श्मशान भेजेगा, ये फाइनल है। तो ये सारी चीज़ों में मास्टर बनना पड़ेगा। तो जैसे कि एक फंडामेंटल है जो लगभग हम सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर लगा सकते हैं, और उसका नाम है फील, फेल्ट एंड फाउंड। अच्छा, ओके, राइट जी सर। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ऑब्जेक्शन देते हैं, तो मुझे पहले फील करना है कि मैंने ऑब्जेक्शन दिया जी कि जी मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल बहुत बिजी रहता हूँ, मैं नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सर। तो पहले जो है आपको इसे फील करना है कि भाई पहले डॉक्टर की तरह काम करना है सर हमें। डॉक्टर क्या करता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सीधा टेबल पे लेटा के ऑपरेशन नहीं कर देता है। पहले वो देखता है कि मेरा जो पेशेंट है उसकी बीमारी क्या है, उसको तकलीफ क्या है। तो ये एक बीमारी हो गई, समय नहीं है, समय नहीं, एक बीमारी हो गई। उसके बाद फेल्ट बताना है कि देखिए इस प्रकार की समस्या मुझे भी थी पास्ट में, और मैंने इसको कैसे सोल्व किया। अच्छा, जब हम खुद अपने के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट है वो समझता है कि बात उसकी हो रही है, लेकिन कई बार ना सर हमारे कभी मोटिवेट करने के लिए या कभी उस रूप में कुछ वर्ड्स है जो प्रोस्पेक्ट को हर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑब्जेक्शन को सोल्व कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। तो मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्शन ये बीमारी पता चल गई, तो मैं बता सकता हूँ कि देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, और डेफिनेटली आप हो सकता है हर आदमी अपनी जेब में पैसा लेके ना घूमता हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने प्लान देखा था तो मेरे भी यही प्रॉब्लम थी। आई फेल्ट द सेम थिंग। उस टाइम पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि दुनिया में, इंडिया में 98% लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, मेरे अकेले की नहीं है। तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं मान लूँ कि ये प्रॉब्लम है और यही रहेगी, या ठान लूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे है लेकिन 5 साल बाद नहीं होनी चाहिए, राइट, या फिर मेरे बच्चों को नहीं होनी चाहिए। जो लाइन मैं बोलता हूं कि पैसा नहीं है, वो मैं अपने बच्चों के मुंह से नहीं सुनना चाहता। तो मैंने ये डिसाइड किया, ठीक है। अब उसी टाइम पे अगर हम प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे क्या आप भी अपने बच्चे के मुंह से, तो कुछ लोगों को हर्ट हो जाता है। तो फील, फेल्ट एंड फाउंड जो टेक्निक है वो ज्यादातर ऑब्जेक्शन के ऊपर लगाई जा सकती है। बाकी सारे ऑब्जेक्शन के ऊपर पर्टिकुलर उसके आंसर्स है सर, जैसे सोच के बताऊंगा, उसकी एक प्रोसेस है। राइट, क्योंकि सोच के बताऊंगा मतलब वो हिडन मैसेज पकड़ना है पहले, जी जी, पकड़ में आ गया, डायग्नोज हो गया कि क्या है, उसके बाद में फिर उसका समाधान, उसकी प्रोसेस है सर, प्रोसेस है। उसकी डिफरेंट फाउंड को हम लोग यूँ समझें कि पहले रिलेट किया उससे, हाँ मेरे पास में भी पैसा नहीं था, बिल्कुल मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम थी। फेल्ट और फाउंड फिर हम ये कह सकते हैं कि फिर मैंने रिसर्च किया और फिर मैंने कंपनी को देखा और मुझे लगा कि यहाँ से मुझे पैसा मिल सकता है और जिंदगी भर की मेरी पैसे की समस्या खत्म हो सकती है, उसको सोल्यूशन देना है उसी चीज जी। और आप भी इसी सिचुएशन पे है, तो आप देखिए आप कौन सा डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं चेतन सर। जी सर। क्वेश्चंस हैंडल कर लिया, सवाल जवाब हो गए हैं। अब जब पैसा लेने की बारी आती है, चाहे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जी, या ज्वाइनिंग के लिए तो कोई आजकल पेमेंट है नहीं, प्रोडक्ट सेलिंग के लिए ही पेमेंट हम लोग लेते हैं, तो उस समय मतलब ज़्यादातर लोग हेजिटेट करते हैं, ये बोल नहीं पाते कि जी पैसा दे दीजिए। सर लोग बोलते ही नहीं है, 90% लोग नहीं बोलते हैं। और मैं जब प्लान दिखाता था ना सर, तो मैं जब
मोटिवेट करता था, मतलब देखिए बहुत सिंपल बात है, अगर अगले व्यक्ति को आप पर्सनल कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे ना सर, तो ज्वाइन नहीं करेगा। ओके। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़, मान लीजिएगा आप एक बाजार में चले गए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए, एक सिंपल सा चार्जर आपको खरीदना है मोबाइल के लिए, तो एट द टाइम ऑफ परचेज आप सेल्समैन को एक जरूर पूछे, भाई अच्छा तो है ना, ठीक तो है ना। अगर सेल्समैन ने कह दिया देखिए आपके सामने मेरी कोई गारंटी नहीं है सर, तो क्या आप लेंगे सर? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। वो बोलेगा अरे सर एकदम बढ़िया चीज़ है, मैं बैठा हूं ना। तो ये क्या है सर? ये सेल्समैन का खुद का कॉन्फिडेंस। इवन सर जब महिलाएं सब्जी तरकारी खरीदने जाती है ना, तो जैसे आलू खरीदना है तो वो सब्जी वाले को ही पूछते हैं भैया आलू अच्छे तो है ना, तो बोलता है अरे एकदम शक्कर जैसे मीठे, भाभी जी ले जाओ। वो पर्सनल कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है। तो मैं जब फॉलोअप करता था और मुझे जब लगता था कि मेरा प्रोस्पेक्ट घबरा रहा है, मैं उसको सीधा एक सवाल पूछता था कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारी जेब से पैसे निकाल रहा हूँ? ये सवाल मैं पूछता था। अच्छा। और अगर ज्यादा तो बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अगर लग रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी जेब से पैसे ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ। ये 2000, 3000 या 5000 का जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। दैट आई बिलीव। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है कि मैं आपकी जेब से पैसे निकाल रहा हूं। लोग डरते हैं सर, वो फियर है ना सर, वो बिलीफ नहीं है ना। राइट। कि मैं जो कर रहा हूं वो 100% राइट। जब मैं 100% कन्विंस्ड हूं तभी मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूं ना। तो कन्विक्शन जरूरी है उसके लिए सबसे पहले। बिल्कुल। उस कन्विक्शन के साथ में फिर हम सामने वाले को बोल सकते हैं। बिल्कुल। ये सवाल खुद को पूछने की जरूरत है उन लोगों को जिनको डर लगता है कि मैं पैसा कैसे मांगूंगा, कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से एक्सेप्ट किया है? क्या आपको लगता है कि ये सही बिजनेस है, सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है? यस यस। अगर आपके मन में ये डाउट है तो फिर आपको अपलाइन के साथ बैठ के इसको सोल्व करना चाहिए, क्योंकि तब तक आप एकदम कॉन्फिडेंस से प्रोस्पेक्ट के सामने बात नहीं कर पाएंगे। और ये तो फीलिंग का बिजनेस है सर, जो मैं फील करता हूँ आपको फील हो जाता है सर, वो छुपा भी नहीं सकता आदमी, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा एक डर होता है कि अगर मना कर देगा तो, फियर ऑफ रिजेक्शन। राइट। तो उससे क्या है कि फिर वो पीछे पीछे चला जाता है, ठीक है कल मिलते हैं कल मिलते हैं। कई बार तो क्या होता है सर, आपने इस टॉपिक को निकाला है तो मैं एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। मेरे अपलाइन इस बात में मुझे बहुत डांटते थे, जब प्रोस्पेक्ट रेडी है ज्वाइन करने के लिए तब इसको और मोटिवेट करते हैं, और कहानी सुनाते हैं, और कहानी 1 घंटा सुनते पका देते हैं। हाँ पका देते हैं। और उसी केस में कई बार क्या होता है, अगला सोचता है कि अभी ज्वाइन नहीं किया है और इतना पकना पड़ रहा है तो इसके बाद क्या होगा। तो सीधा ही पूछना है सर, और इसीलिए डिसीजन पूछने की भी एक प्रोसेस है सर। जैसे आपने ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात की सर, तो ऑब्जेक्शन कब आता है? जब हम डिसीजन पूछते हैं, उससे पहले तो नहीं आता है। राइट। तो डिसीजन पूछने की भी एक प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे आपने प्लान फिनिश किया, मैं मानता हूँ प्लान के तीन स्टेप है। सबसे पहले बिगिनिंग, उसके बाद है जो मिडल पोर्शन है, आपकी कंपनी क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपका पे आउट सिस्टम क्या है, जो इन जनरल आइडिया देते हैं। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टार्ट होता है ना सर, वो सबसे पहले डिसीजन पूछने की प्रोसेस से स्टार्ट होता है। ओके ओके। कि आप बकायदा पूछिए उनसे डिसीजन, और उनके सामने दोनों रास्ते खुले रखें, अच्छा, यस और नो के। तो वो प्रोसेस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब का ही पार्ट है क्लोजिंग भी। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो इसको यूँ समझे सर, प्लान के तुरंत बाद हम क्लोजिंग करने का हमें प्रयास करना चाहिए, टाइम नहीं देना चाहिए सामने वाले को। देखिए इसमें बस जी ऐसा भी नहीं है कि टाइम नहीं देने का हमारा कोई मकसद है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजी है ना सर। जैसे मान लीजिए कि आपने कल रात को एक बहुत बढ़िया मूवी देखा है और यू आर क्वाइट इम्प्रेस ऑफ दैट मूवी, आप बहुत अच्छा लगा आपको, जैसे आपने पिछले 10-20 साल में ऐसा कोई मूवी नहीं देखा है। तो आज आप आके ही 2-4 लोगों से बात करेंगे जो आपके क्लोज फ्रेंड, अरे यार बहुत बढ़िया मूवी, एक बार देखना चाहिए। किसी ने आपको पूछ लिया ये मूवी वत्सी आप कल देखने गए थे कैसा था, आपने बोला अमेजिंग, आपने नहीं देखा तो आप देख के आइए। अब 5 दिन बाद मैं आपको फिर फोन करता हूँ, सर आपने एक मूवी देखा था, आप बोलेंगे हाँ अच्छा है, एक बार देखना चाहिए। 1 महीने बाद मैं आपको बोलूंगा कि आपने वो मूवी देखा था, आपने बोला ठीक है टाइम है तो देख लो। मूवी इज द सेम। राइट राइट राइट। बट द इम्प्रेशन, वो जो इम्प्रेशन है ना सर, वो धीरे 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 डल होती जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो रोज का इतना डाटा जा रहा है ना सर, एवरी मोमेंट एवरी सेकंड। तो आपने अभी प्लान दिखाया है, अभी प्रोस्पेक्ट पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, एक्साइटेड है, आप अभी ज्वाइन नहीं करा सकते, तो बाद में ज्वाइन कराने के जो चांसेस है ना वो अभी की कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। मुझे लगता है सर ये जो 4 बेसिक है ना,
जैसे कई लोग बोलते हैं ना जमाना बदल चुका है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी जमाना बदल चुका है, तो मुझे लगता है इसको 3 बेसिक कर देना चाहिए सर। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान शो। ओके, मतलब क्लोजिंग इज द पार्ट ऑफ प्लान शो। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग सब उसी में आ जाएगी। जी जी, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास में है, जैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स ने और डायरेक्ट सेलर्स ने लिखा है, व्यूवर्स ने लिखा है। व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ चेतन सर। बिल्कुल। मोहम्मद जुबैर अंसारी का प्रश्न है, हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशन इन टफ सिचुएशन। जी, देखिए इमोशंस जो है ना सर, एक्चुअली 2 चीज़ है, थॉट्स प्लस इमोशन। थॉट्स जो है ना सर वो व्हीकल है, इमोशन उसका फ्यूल है। ओके, सो थॉट विदाउट इमोशन इज मीनिंगलेस। एक गाड़ी पड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं है, वो उसमें कोई सफ़र नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ना इनका सवाल है कि भाई मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, ठीक है ना। अब नेगेटिव कब होते हैं हम, जब रिजल्ट मिलता है तब, या नहीं मिलता है तब? नहीं मिलता है तब। नहीं मिलता है तब। मतलब सिचुएशंस जो है वो जैसी हम सोचते हैं वैसी नहीं है, तब होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम फीलिंग्स का नहीं है सर, यहाँ पे प्रॉब्लम है मेंटल प्रिपरेशन का। अच्छा, जैसे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लाइट? लाइट का अपोजिट डार्कनेस। डार्कनेस। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डे? नाइट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कोल्ड? कोल्ड का हॉट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस? फेलियर। दिस इज द प्रॉब्लम सर, दिस इज द प्रॉब्लम। सी व्हाट वी बिलीव, हम मानते हैं कि वी आर हियर, दिस इज सक्सेस एंड दिस इज फेलियर, बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये प्रॉब्लम है सर। बट रियलिटी क्या है सर, अगर हम यहाँ पे है, दिस इज फेलियर एंड दिस इज सक्सेस, सो फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट, इट इज द प्रोसेस। ओके ओके। फेलियर वो गाड़ी है जो आपको यहां से सफलता तक पहुंचाएगी। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको कामयाब होना है तो फेल होने की स्पीड बढ़ा दो आप। ओके। जैसे आप, एक आदमी फेल हुआ तो सीखा, बेटर हुआ, फिर और फेल हुआ तो और सीखा, फेल होता गया, सीखता गया, सीखता गया, अब उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो नेगेटिव इमोशन क्यों आते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये काम नहीं हुआ, मैं फेल हो गया, इसने मना कर दिया, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन जब हम ये समझ लेंगे ना कि यही करना है मुझे बार बार, और ये कर करके ही मैं वो आदमी बनूंगा जिसके पीछे सफलता आएगी, तो ये नेगेटिव इमोशन नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर के ऊपर 10 लाख का कर्जा था, तो डेफिनेटली कुछ कैलकुलेशन करते हैं शुरुआत में, 10 लाख कमाना है, कितने लोग को ज्वाइन करने, कितने दिन में करना है, तो रिजल्ट नहीं आता तो डिमोटिवेशन आता है। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा कि तू लोगों को जोड़ने की बात छोड़ दे, तू ये खुद को सवाल पूछ कि तेरे फादर का 10 लाख का कर्जा उतारने के लिए तू कितने लोगों की ना सुन सकता है। अच्छा, ओके। तो मैंने डायरी पे लिख दिया 5000 लोगों की ना सुनूंगा। अगर ये काम करने से ये प्रॉब्लम सोल्व होता है तो इससे बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है। राइट राइट, ठीक है। तो जब दूसरे दिन मैंने प्लान दिखाया, एक आदमी ने बोला 9, मैंने बोला यस, 4999 बाकी रहा। ठीक है, चेंज हो गया। यस, अब ना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिया कि 5000 ना तो सुननी है। ठीक है ना। राइट राइट। ये जो है ना सर, ये मानसिकता का प्रॉब्लम है, मतलब मेंटल प्रिपरेशन का प्रॉब्लम। गेम के रूल चेंज कर देने हैं, तो अपने आप चीजें बदल जाएंगी। हाँ, और वो एक मूवी का आपने डायलॉग सुना है ना, ओम शांति ओम मूवी का, कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। लेकिन ये उल्टा है सर नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उससे आपको दूर करने में लग जाती है। ओके, मतलब आप देखते हैं शुरुआत में सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब लोग ओपोज में होते हैं। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा बताया आपने। उसको आप चेंज कर दो कि भाई मैंने इतने लोगों को ना सुनना है, तो उस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात आपने बोली कि सक्सेस का अपोजिट फेलियर हम लोग मानते हैं, होना नहीं चाहिए। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे, उनका एक कोट मुझे याद आता है। वो लिखते हैं कि आई फेल्ड ओवर एंड ओवर, दैट्स व्हाई आई सक्सीड। यस। तो ये जो सर, सॉरी मैं आपको रोकना चाहूँगा इसमें, मैं ना इसमें एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। श्योर। शुरुआत में जब ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है तो बहुत, जब रिजेक्शन आते थे तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था शुरुआत में। एक बार क्या हुआ, मुझे किसी ने एक विजुअलाइजेशन कराया। उसने बोला तुम्हारा सपना क्या है? मैंने बोला कि मेरा सपना है 10 लाख रुपया कमाना। बोला गलत बात है, 10 लाख कमाना तुम्हारा सपना नहीं, 10 लाख कमा के करना क्या चाहते हो? मैंने बोला कर्जा उतारना है। अच्छा, तो मेरा सपना है कर्जा उतारना। बोला नहीं, ये भी गलत बात है, कर्जा उतर के फायदा क्या होगा? तो उसने मुझे क्या किया, आंख बंद करा के एक विजुअलाइजेशन कराया कि मान लीजिए अभी तुम अपने घर पे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता है, घर का माहौल देखो,
और तुम 10 लाख रुपए उनको दे रहे हो, सारा कर्जा उनका उतर गया, अब माहौल कैसा है, ओके, तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश है, तुम कितने खुश हो, घर, कैन यू फील दिस मोमेंट? मैंने बोला यस आई कैन फील, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। बोला ये जो फीलिंग है ना, ये तुम्हारा सपना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम फील करो, तुम फील्ड में गए हो, किसी को प्लान दिखा रहे हो, अगला बोलता है ये कंपनी भाग जाएगी, फिर किसी को फोन किया, बोलता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, फिर तुमने 4 प्लान दिखाए, किसी ने प्रोडक्ट परचेज नहीं की, ये फीलिंग कैसी है? सर ये तो बड़ी खराब फीलिंग है। तो ये जो बिजनेस है ना सर, ये 2 फीलिंग के बीच का युद्ध है ये। अगर मुझे ये फीलिंग चाहिए ना कि मेरी वजह से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब घर में कोई समस्या नहीं है, ये फीलिंग चाहिए, तो मुझे इस फीलिंग को फील करना ही पड़ेगा। राइट, इसको फील किए बिना इसको फील नहीं कर सकता मैं। दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस। तो जब ये समझ जाएंगे कि लोगों से ना सुनना या रिजल्ट ना मिलना, ये रिजेक्शन एक प्रोसेस है जिससे मेरा सपना पूरा होगा, तब डिमोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी ही नहीं सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। अगला प्रश्न लेता हूं मैं। ये प्रश्न है रजनेश कुमार का, इंडस्ट्री के टॉप अचीवर कैसे बने? देखिए सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी सर। एक तो बेसिक चीज़ों में मास्टर होना पड़ेगा सर। अच्छा, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने में और डुप्लीकेशन करने में मास्टर हो गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सर। और अगर आप ये 2 चीज़ों में सीखते नहीं हैं सर, तो आपको कोई आगे लेके नहीं जा सकता। ये भी इतना ही सच है सर। कितनी अच्छी अप्लाइन हो, कुछ भी हो, कहीं नहीं जा सकते, कितनी अच्छी कंपनी हो, लोग आगे बढ़ेंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी, अपलाइन भी आगे बढ़ेंगे। आपका विकास तभी होगा जब आप स्किल्ड हो गए इस बिजनेस में। ठीक है ना सर? आप कभी कभी गाना गा लेते होगे घर में, मैं भी गाना गा, बाथरूम में, हाँ जी 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 गाना गा लेते हैं सर, लेकिन हमें उसका पैसा नहीं मिलता है सर। अरिजीत सिंह को मिलता है, वो भी गाना गाता है, हम भी गाना गाते हैं। फर्क क्या है? उसने मास्टरी की, हमने नहीं की है सर। प्रोफेशनल वे में उसने सीखा है चीज़ों को। जी, तो अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री के टॉपर बनना है, मास्टर बनिए पहले। ठीक है ना? एक्चुअली कई बार हमें लगता है ना सर, हाउ आई कैन बिकम द लीडर, हाउ आई कैन अर्न 1 करोड़ रुपीज, हाउ आई कैन मेक अ वेरी बिग टीम। तो ये हाउ क्वेश्चंस है ना सर, ये क्वेश्चंस है। इनका जवाब जो है ना वो वोट में छुपा है। व्हाट शुड आई डू सो आई विल बिकम द टॉपर ऑफ द इंडस्ट्री। तो क्या करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले तो जो है सर मास्टर होना पड़ेगा बेसिक चीजों में। दूसरा है सर, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं और वो है एबीसी फॉर्मूला। ठीक है, अब ये एबीसी फॉर्मूला क्या है? ए वो दिन है जिस दिन आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। ठीक। सी वो दिन है जिस दिन आपका सपना पूरा हो गया, जिस दिन आपको लगता है कि चलिए भाई मैंने कुछ अचीवमेंट कर ली। जैसे मेरे लिए था कि वो 10 लाख का कर्जा उतर जाना, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सबसे मेन चीज थी। व्हाट इज बी? बी एक मोमेंट है सर। बी से लेके जो सी का टाइम है, मतलब बी से लेके आपकी सक्सेस का जो टाइम है वो हो सकता है 3 साल का हो या फिर 4 साल का। अब बी क्या है सर? बी वो मोमेंट है जिस वक्त आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अटैच हो जाते हैं और आपका जो बिलीफ है ना वो 99.9 नहीं 100% हो जाता है कि अब मुझे यही करना है, अब कोई डाउट नहीं है और मुझे करना ही है। तब आपको बस 3 साल लगते हैं। ठीक है, लेकिन ए से बी में कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। अच्छा, ओके। हो सकता है मैंने आज ज्वाइन किया, मैंने 20 दिन बाद वत्स जी का एक सेमिनार अटेंड किया, मुझे लगा यार यही बिजनेस है जिसको मैं ढूंढ रहा था, मेरा बी पॉइंट आ गया। हो सकता है मैं 5 साल से करता हूँ, उसके बाद भी मैं सोच रहा हूँ यार कहीं नौकरी तो नहीं करनी चाहिए, कहीं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गए, 5 साल तो हो गए। तो वो जो बी पॉइंट आना, अगर आप इंडस्ट्री के टॉपर बनना चाहते हैं तो ये बी पॉइंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। और इस सवाल का ना सर कहीं ना कहीं सवाल में भी एक कन्फ्यूज़न है सर। आपको क्या लगता है जितने भी लोग इंडस्ट्री के टॉपर है, क्या वो टॉपर बनने के लिए आए थे इंडस्ट्री में? आई डोंट थिंक सो, मतलब लगता नहीं, शुरुआत में तो ऐसा नहीं सोचा। यस सर, यस। जैसे मैं 10 लाख का कर्जा उतारने के लिए आया था। यस। तो आप टॉपर बनने का सपना भूल जाओ, आपका जो इमोशनल ड्रीम है ना उसके लिए कमिटेड हो जाओ, आप वो आदमी बन जाओ कि आप ऑटोमेटिकली टॉपर बन जाओ। बाकी हाँ, आप वो गोल सेट करोगे कि मुझे इंडस्ट्री का टॉपर बनना है, तो वहां से कोई फीलिंग नहीं आएगी आपको। जैसे मुझे पता चला कि मेरा सपना पैसा कमाना नहीं है, मेरा सपना 10 लाख कमाना नहीं है, मेरा सपना कर्जा उतारना भी नहीं है, मेरा सपना कर्जा उतार के जो फीलिंग आएगी ना वो मेरा टारगेट है। तो खुद को पहचानने की जरूरत है कि भाई हम क्यों हैं इस बिजनेस के अंदर। ग्रेट। स्टार्टिंग में तो व्यक्ति बेसिक्स कर लेता है, फिर भी थोड़ा चलो लिस्ट बना ली, कॉन्टेक्ट कर रहा है, प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा है, लेकिन जब वो एक लेवल पे जाता है
उसको लगता है कि यार अब ये मेरा काम नहीं रहा, अब तो मैं भाषण दूंगा, मोटिवेट करूंगा लोगों को, अपलाइन बन गया हूँ, गुरुजी बन गया हूँ, वो बेसिक्स छोड़ देते हैं जर्नली, और वहीं से समस्याएं स्टार्ट होती हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ट्रेनिंग मैंने तैयार की है सर, लीडरशिप लैंड माइंस। अच्छा। हाँ, लैंड माइन होती है ना, वो बम जमीन के अंदर होता है, दिखता नहीं है, ऊपर पाँव गिरा तो आदमी गया। राइट। ये पहली लैंड माइन है सर, जब आप फील्ड को छोड़ देते हैं। क्योंकि एक सवाल हमें रोज खुद को पूछना है एज ए नेटवर्कर जी, कि मैं जो काम कर रहा हूं, आज जो काम मैंने किया, अगर मेरी टीम में 100 लोग वो काम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। मान लीजिए आज मैंने एक होम मीटिंग किया, राइट, मेरी टीम में 100 लोग आज होम मीटिंग करते तो क्या बवाल क्रिएट हो सकता है, क्या बिजनेस क्रिएट हो सकता है। मान लीजिए आज मैंने सिर्फ भाषण दिया, मेरी टीम में 100 लोग आज भाषण देते तो क्या रिजल्ट क्रिएट होगा। तो हमारी जो एक्शन है ना सर, वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। हमारी एक्शन ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो 100 लोग उसको डुप्लीकेट करे तो हमारी इनकम लाखों में चली जाए, वही हमारी एक्शन होनी चाहिए। ओके, ठीक है ना। और आप तो सर जानते हैं कि इस बिजनेस में जो गेम स्टार्ट होता है ना, वो गाड़ी आने के बाद होता है। कई लोग को लगता है अब तो गाड़ी आ गई, अब तो डायमंड बन गए या किसी कंपनी के रॉयल्टी होल्डर बन गए, तो अब तो सेट हो गए। लेकिन मेरा मानना है कि अब शुरू हुआ है गेम। राइट, राइट। 4-5 लाख रुपया पैसा भी है, खर्च कर सकते हो, विजन भी हो गया आपके पास में। राइट। 4 लाख कमाया, 10 लाख कमाया या 10-15 लाख रुपया आपने कमाया है, उसमें से एक गाड़ी लिया है, कुछ टीम बनाई है आपने, तो ये सपना होता है उस व्यक्ति का जिसने आज नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा है या आज ज्वाइन किया है। अगर आपको लीडर बनना है या बड़ी इनकम चाहिए तो यहाँ से तो गेम स्टार्ट होता है। तो रियल हार्डवर्क तो अभी करना है, और लोग तो वही करते जो हम करते हैं सर। हम टाई पहनेंगे तो लोग पहनेंगे, हम प्लान दिखाएंगे तो लोग दिखाएंगे, That's great. हम सिर्फ सिखाएंगे तो लोग सिर्फ सिखाएंगे। मेरे करियर में एक ऐसा टाइम आया था जब मैं जिसको भी फोन कर रहा था, क्या कर रहा सर, काउंसलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और उस टाइम पे मेरा पे आउट बहुत डाउन था सर, बिकॉज एवरीबडी वाज डूइंग काउंसलिंग, बिकॉज आई वाज डूइंग काउंसलिंग ओनली। तो ये एक गलती है जो नहीं करनी चाहिए सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आपके पास बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है चेतन सर, और उसको एक इंटरव्यू में समा पाना मुश्किल नहीं है। समय की हमारे पास में लिमिटेशन रहती है। बहुत आभार, आप स्पेशली बड़ोदरा गुजरात से चल के हमारे बीच में आए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चेतन सर। आप बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमारा मंच भी डायरेक्ट सेलिंग की सेवा करने के लिए है। फिर कभी मौका मिलेगा फिर आपकी सेवाएं लेंगे चेतन सर। आज समय निकालने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर, और रियली आई अप्रिशिएट यू। आपने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है वो शायद ही कोई सोच पाता है, लेकिन आपने उसे करके दिखाया है, और कई सारे लोगों का जो मैसेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो लोगों तक आपने पहुंचाया है। और मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि लगातार आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने जो सवाल है यहाँ पे पूछते रहे, और एक सपना ज़रूर देखें कि एक दिन आप इस कुर्सी पे बैठे होगे वत्स सर के सामने। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद चेतन सर। सो ये थे चेतन चावड़ा जी, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं डायरेक्ट सेलिंग के। आप अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो एक प्रैक्टिकल एजुकेशन, बगैर हवा की एजुकेशन आपको चेतन सर से मिल सकती है। और चेतन सर ने आपको बताया कि इस चैनल को आप रिकमेंड कीजिए, देखिए, और देखते रहेंगे तो मेरा विश्वास है एक दिन इस चेयर पे आ जाएंगे। आपका बहुत सारे लोगों का सपना है, आप कमेंट्स भी करते हैं, आप आना चाहते हैं, आएँ। मैं उम्मीद करता हूं कि व्यूवर्स के साथ में बैठने का मौका मिले और वो बड़े लीडर्स बन जाएं। उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। वो कहें कि जी हम तो चैट विद सुरेंद्र वत्स को देखते देखते ऐसा बन गए कि हम आपके सामने आके बैठ गए। सो इसी प्रकार से अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देते रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मालूम कैसा चलेगा कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आने वाला है और कब 8 बज जाएंगे मालूम नहीं चलता, इतना व्यस्त हम लोग रहते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहिए। इसी प्रकार प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।